सबसे पहले हम चलते हैं वर्क होता क्या है। तो सिंपली हमने वर्क अभी तक जो भी पढ़ा था, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही होता है हमारा वर्क। वर्क क्या है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो एफ डॉट डी एक्स। तो दैट इज, अगर स्मॉल वर्क डन है तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, और पूरा वर्क डन जो आ जाएगा वो एफ एक्स एफ डॉट एक्स। अब इसको डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि हमें क्या करना होगा, इसको ओपन करना होगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा। पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एक्स कॉस थीटा। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एफ एक्स कॉस थीटा को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक क्या है, एफ एक्स कॉस थीटा को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक है हमारा एफ कॉस थीटा इंटू एक्स, और वर्क इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों का डिफरेंस मतलब ये हुआ कि सपोज कर लो दिस इज फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में थीटा का एंगल बन रहा है। तो एफ कॉस थीटा क्या हुआ, एफ कॉस थीटा क्या होगा, तो एफ कॉस थीटा जो होगा वो एक्स के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट, यानी एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन को एक तरीके से हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और दूसरे तरीके से अगर बोले तो डिस्प्लेसमेंट का जो फोर्स के अलोंग कंपोनेंट होगा वहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी सेम इसी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूँ कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसका कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं फोर्स के अलोंग, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन आ जाएगा। यानी जो वर्क डन होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो डायरेक्शन के जो फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो फोर्स होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा वर्क आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। अब वर्क डन स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? एफ इक्वल वर्क डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एक्स है, यानी जहां भी ये डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तब जाके हमें वर्क मिल रहा है। तो जहां भी डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा हो तो उसका जो फाइनल रिजल्ट हो, यानी ए दो वेक्टर है ए डॉट बी, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो जो सी वेक्टर आएगा, जो सी प्रोडक्ट आएगा फाइनल, वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। यानी कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, स्केलर होता है। तो इसी तरीके से हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन जो हो जाएगा वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो वर्क डन हो गई स्केलर क्वांटिटी। और यूनिट क्या होता है वर्क का, वर्क और एनर्जी दोनों सेम होती है तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, जूल। तो गाइस ये बेसिक चीज था इसमें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास ग्राफ है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो इसका एरिया क्या बताएगा, गाइज आपको बताना है कि इसका एरिया क्या बताएगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है और उसका एरिया पूछा गया है, तो एरिया क्या बताएगा, सिंपल है। एरिया निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो वाई कोऑर्डिनेट पे है एंड जो एक्स कोऑर्डिनेट पे है। तो वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी फोर्स एंड एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है वो हमें क्या देगा, वर्क डन। अब यहाँ पे एक वर्क डन तो एक्स के ऊपर है और एक वर्क डन एक्स के नीचे है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि जो ऊपर है वर्क डन, यानी जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव वर्क डन हुआ, और जो डिस्प्लेसमेंट एक्स के नीचे है वो नेगेटिव वर्क डन हुआ। तो जितना पॉजिटिव वर्क डन होगा वो सिस्टम यानी ब्लॉक है, सपोज कर लो इस पर कोई फोर्स एफ लग रहा है और ये मूव कर रहा है, तो इस पे वर्क डन होगा। तो अगर ये पॉजिटिव वर्क करेगा इस ब्लॉक पे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, अगर वो इसको नेगेटिव वर्क डन करेगा तो इसकी एनर्जी, इस ब्लॉक की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये डिफरेंस हो जाता है फॉर पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क के लिए। तो गाइज ये यूट्यूब पे है लाइव और वहां ज्वाइन करो। तो ये डिफरेंस है हमारा पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाता है कि जो वर्क का यूनिट है, एसआई यूनिट तो हमारा हो गया जूल,
एक और यूनिट है इसका, वो है, ये आपको बताना है, इसके ये आपके लिए छोटा हो अभी। अभी हम आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जब वर्क एनर्जी पावर करते हो और किसी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आता है हमारा जो थ्योरम आता है, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, और इसको इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी कंसेप्ट से सॉल्व होने वाले हैं। अगर तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम पे सही से कमांड बन गया तो तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके बारे में सोचना नहीं है, सारा का सारा वर्क एनर्जी थ्योरम में कंबाइन है। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अच्छा कमांड बना लेते हो तो सारा कुछ भी कर सकते हो, इसको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता क्या है गाइज, ये यूट्यूब पे है, वहां पे ज्वाइन करो, यहाँ पे जल्दी ही बंद करने वाले हैं हम। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, यानी कि अगर सपोज कल हमारे पास एक ब्लॉक है, इस पे हमने कई सारे फोर्सेज लगा रखा है, एक इधर से F1 लग रहा है, इधर से F2 लग रहा है, फिर किसी डायरेक्शन पे लग रहा है, कोई थीटा एंगल पे एक फोर्स लग रहा है F3, कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर से F4। तो इन सभी का कंबाइन इफेक्ट के लिए बताता है, ये बोलता क्या है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स क्या बोला, स्टेटमेंट क्या है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी इस ब्लॉक पे जितने भी फोर्स लगते हैं वो सबका वर्क डन जो होगा, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो और इंटरनल फोर्स हो, यानी कि बाहर से कोई लग रहा हो या अंदर से कोई धक्का दे रहा हो, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी जितना भी वर्क डन होगा, चाहे कोई भी बाहर से कोई फोर्स लग रहा हो या फिर इंटरनल फोर्स हो, वो सब के सब इक्वल होंगे किसके, इस ब्लॉक के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी सारे फोर्सेस मिलके क्या करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में लगे रहेंगे। तो यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बट इसका यूज बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिलेगा। अगर इसको सही से कर लोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली इसी पे बेस्ड है। तो गाइज यूट्यूब पे ज्वाइन करो, लाइव है यूट्यूब पे ये। अब मैं वहीं पे चल रहा हूँ, अब इसको यहाँ से बंद करते हैं। तो ये हमारा था वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इससे पहले हम कर लेते हैं, तो वो है पावर के बारे में। पावर क्या है, तो पावर बेसिकली अगर सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन, यानी कोई भी काम कितने तेजी से हो रहा है, यानी रेट ऑफ वर्क डन जो होगा वो डिफाइन करता है पावर को। जितना जल्दी कोई काम करोगे उतना ज्यादा पावर होगा, और जितना स्लो करोगे उतना कम पावर होता है। जैसे कोई भी मोटर है, तो वो कोई पंप है, सपोज कर लो एक पंप है हमारे पास, और ये क्या कर रहा है, ये नीचे से पानी ग्राउंड वाटर खींच रहा है यहाँ से, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा रहा है, टंकी रखी है, तो यहाँ पे वो फिल कर रहा है। तो अगर ये 1 घंटे में पूरा फिल कर देता है, एक सपोज कर लो कि एक मोटर जो है वो 1 घंटे में फिल कर देता है, जबकि दूसरा मोटर उसको इसी को फिल करने के लिए, सेम टैंक को फिल करने के लिए 2 आवर लेता है, तो पावर किसकी ज्यादा हुई, तो जिसने कम टाइम लिया उसका पावर कम होगा, ज्यादा होगा। यही बोलते हैं ना कि तभी तो इसकी रेटिंग क्या होगी, इसकी रेटिंग हायर होगी, जबकि इसकी रेटिंग क्या होगी, कम होगी। तो ये डिफरेंस हो जाता है हाई पावर और लो पावर में। तो जितना कम समय लेगा उतना ज्यादा पावर होगा, और जितना ज्यादा समय लेगा उतना कम पावर हो जाता है। अब पावर का एक फॉर्मूला तो हमारा हो गया, P इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, और अगर उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें तो P इक्वल टू dW/dt। अब देखो यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन इज F डॉट dx, ये हमारा वर्क डन है। तो F डॉट dx, या फिर कंप्लीट अगर स्मॉल वर्क डन के लिए है और पूरे के लिए F इंटू एक्स, ये हमारा वर्क डन हो गया। अब वर्क को रिप्लेस कर दें यहाँ से, तो डिफरेंशिएशन ऑफ F डॉट x आ गया डिवाइडेड बाय dt। अगर फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है,
तो क्या आ जाएगा, फोर्स बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन के अंदर रह जाएगा सिर्फ dx। तो यहाँ पे आ गया dx बाई dt। अब dx बाई dt क्या होगा, तो dx बाई dt हम सब जानते हैं दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। यानी यहाँ पे आ जाएगा ये f डॉट d। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया दैट इज f डॉट v जो होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, एक पावर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है पावर इक्वल टू क्या गया, एफ डॉट बी, और इसको हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो एफ बी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, एफ बी कॉस थीटा। तो पावर हो गया हमारा एफ बी कॉस थीटा। पावर क्या हो गया, एफ बी कॉस थीटा हो गया। अब सपोज कर लो अगर फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल जो है, यानी थीटा जो है इनके बीच का, वो 90 डिग्री है। इफ थीटा इज 90 डिग्री तो पावर कितना हो जाएगा, पावर जो हो जाएगा एफ डॉट डॉट हट चुका है वी एंड कॉस 90। और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू जो होती है डेट इज इक्वल टू जीरो। क्या कॉस 90 जीरो हो गया तो पावर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का डायरेक्शन 90 होगा तो पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से वर्क के बारे में बताना है, वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स एंड एफ डॉट डी एक्स होता है वर्क। अगर यहाँ भी एंगल 90 हो, यानी फोर्स का डायरेक्शन इधर हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो 90 एंगल पे, वर्क डन कितना होगा, यहाँ से एफ एक्स कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या है, 90 है, थीटा की वैल्यू 90 हो गई। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 इज 0 डिग्री। यहाँ से वर्क डन 0 होता है। जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। और ऐसा एग्जाम्पल कहाँ पे है हमारा, ऐसा एग्जाम्पल है, सिंपल है, जब हम एक स्प्रिंग को या फिर कोई भी सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, में क्या होगा, फोर्स तो ऑलवेज लॉन्ग द स्ट्रिंग होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगा इसके। तो जो वर्क डन होगा इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 हो गया, तो वर्क डन हमारा 0 हो गया। अब हमने पढ़ा कि जो पावर है डेट इज डी डब्ल्यू बाय डी टी। तो यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं हम पी इंटू डी टी, और यहाँ से इंटीग्रेट करके हम कंप्लीट वर्क डन निकाल सकते हैं, पी इंटू डी टी आ जाएगा। तो जब भी हमें पावर गिवन हो तो वर्क डन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करने पे हमारा क्या आएगा, वर्क डन आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं एक ग्राफ देख लेते हैं। हमारे पास वर्क एंड टाइम का ग्राफ है, वर्क टाइम ग्राफ है, तो वर्क टाइम ग्राफ में हमें बताना है स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप क्या बताएगा इसका। तो जो भी वर्क एंड टाइम का स्लोप होगा, गाइस स्लोप जो होता है हमारा क्या होता है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स होता है, यानी जो वाई कोऑर्डिनेट पे है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो एक्स कोऑर्डिनेट पे है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, क्या होगा, स्लोप हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ से देखेंगे तो ये डी डब्ल्यू बाई डी टी स्लोप होगा इसका। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इसका स्लोप होगा, दैट मीन्स डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या हुआ, पावर। तो जो वर्क एंड टाइम ग्राफ होगा, जो वर्क और टाइम का ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो हमें पावर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पावर बताएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है और कहीं नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। इसके बाद अगर पावर और टाइम का ग्राफ हो, यानी ऊपर पावर हो गया और यहाँ पे टाइम हो गया, एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया,
तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो अगर पावर और टाइम का ग्राफ हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बताना है कि एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा। पावर एंड टाइम ग्राफ का एरिया क्या बता रहा होगा, क्या बताता है ये बताना है हमें। तो सिंपल है, ये हमने एरिया ड्रॉ किया। तो एरिया निकालने के लिए हमें इसके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि पावर इंटू टाइम। तो ये हो गया एरिया आएगा यहाँ से, मतलब वो शेप पे डिपेंड करेगा बट हमें करना तो यही होगा। तो यहाँ से जो पी इंटू टी आएगा वो क्या होगा हमारा, पी इंटू टी क्या आएगा इस फॉर्मूले से, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। यानी पावर एंड टाइम ग्राफ का जो, पावर टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या, हो जाएगा हमारा वर्क डन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और ये आगे मूव किया। अब क्वेश्चन ये है कि वो मूव करके यहाँ फाइनली रुक जा रहा है और इस दौरान वो d डिस्टेंस कवर कर रहा है। फाइंड करना है, फाइंड आउट डिस्टेंस आफ्टर विच ब्लॉक स्टॉप। ब्लॉक कितने डिस्टेंस के बाद स्टॉप रुकेगी ये हमें बतानी है। तो गाइज एक तो तरीका है कि हम, देखो यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि ये जो सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। तो हमें एक तो तरीका है कि हम एक्सेलरेशन फाइंड कर ले और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन कर ले, एक तो तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से ये फाइंड करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से फाइंड करना है। तो गाइज मैं थोड़ा सा समय देता हूँ आपको ये सॉल्व करने के लिए। थोड़ा टाइम दिया मैंने सबको ये क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन है फाइंड आउट डिस्टेंस आफ्टर विच ब्लॉक स्टॉप, और ब्लॉक है जो v वेलोसिटी है उसके इनिशियली, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v है एंड d डिस्टेंस मूव करने के बाद वो रुक जा रहा है। और एक क्वेश्चन हमें करना है यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सॉल्व यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम का बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले हम ब्लॉक पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको देखना है, जितनी भी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं उसको हमें ड्रॉ करना है। तो इसका अगर एफबीडी बनाए ब्लॉक का तो ये हो गया हमारा ब्लॉक और ये जो सरफेस पे रखा है वो हो गया। सबसे पहले इस पे एम जी लगेगा, इसके बाद ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया और अब ये आगे मूव करेगा तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी होगी डायरेक्ट, उसकी वजह से इस पे फ्रिक्शन लगेगा। तीन फोर्सेस हो गई। अब पहले हमें इन सभी फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन, जो वर्क हो रहा होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क डन बाय एम जी। वर्क डन बाय एम जी कितना होगा, वर्क डन बाय एम जी। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुई है, टी मूव किया यहाँ पे, जबकि एम जी जो है वो वर्टिकल में लग रहा है। तो डेट मीन्स कि वर्क डन जो हो जाएगा हमारा एम जी इंटू एम जी डॉट डी, और डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। कॉस 90 की वैल्यू जीरो, डेट मीन्स की वर्क डन बाय एम जी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन का भी वर्क डन सेम होगा और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा होगा। इसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स।
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल यहाँ पे 180 बनेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो राइट डायरेक्शन में हो रही है, इधर जा रहा है ब्लॉक, क्योंकि फ्रिक्शन जो लग रहा है वो लेफ्ट की साइड लग रहा है, तो इस वजह से इस पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंगल जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा, तो फ्रिक्शन जो होता है दैट इज म्यू एम जी, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इक्वल होगा वो हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल, इस वजह से एफ इक्वल टू म्यू एम जी। तो ये हो गया म्यू एम जी इंटू, और ये डॉट हट चुका है, कॉस 180 कितना होता है, दैट इज -1। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन हो जाएगा माइनस म्यू म्यू जी एम डी, ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो बोलता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, सभी फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसको ऐड करना है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इन सबको ऐड करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या आएगा, 0 है, एम जी का वर्क डन 0 है, और फ्रिक्शन का है म्यू एम जी इंटू डी, डेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि फाइनली ब्लॉक क्या हो रही है, जाकर रुक जा रही है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी 0, और इनिशियल हो जाएगा हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से और इन माइनस करना होगा क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी डी इक्वल टू माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें वी क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस, तो डी इक्वल टू हो जाएगा हाफ वी नॉट स्क्वायर बाय म्यू जी, ये आ जाएगा हमारा बाय म्यू जी, जो हो जाएगा ये आ जाएगा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ये मूव करेगा। तो इसको तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके भी निकाल सकते हैं, बट हमें यहाँ पे निकालना था यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इस वजह से हमने ये स्टेप्स लिए हैं, इसको नोट कर सकते हो आप। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड upward with velocity v naught u naught and assume air resistance air air resistance produce force r against the motion of the ball। क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी u naught and assume air resistance produce force r against the motion of the ball। फाइंड करना है हमें मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, और दूसरा फाइंड करना है velocity with which velocity with which particle strike the ground। तो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है हमारे इसमें, पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको हमने अपवर्ड थ्रो किया है विद वेलोसिटी u नॉट, और पहले क्या होता था, हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते थे, बट यहाँ पे एक नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो एयर है उसका रेजिस्टेंस की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो आ रहा है। अब बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, जो हमारा पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, और दूसरा कि जब वो वापस अर्थ को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और ये हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से फाइंड करना है। तो गाइज ये निकालना है दोनों क्वेश्चन, करो।
2 मिनट मैं देता हूँ समझ खुद से ट्राई करने के लिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है हमने अभी पढ़ा था, क्या है कि जो भी फोर्स लगा रहे हैं, सबसे पहले देखो कि कौन कौन सी फोर्स लग रही है, उसके बाद उनकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना वर्क डन हुआ, वो निकल जाएगा। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। हाय परमजीत एंड पीए कंस्ट्रक्शन कंपनी, हेलो। इसको ट्राई करो गाइस, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था सेम उसी तरीके से इसको करना है। सबसे पहले इसमें देखो, जब बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी। उसने क्या बोला कि यू नॉट से हमने ऊपर फेंका है, तो सपोज कर लो ये बॉल है, और इसको जब हमने यू नॉट से थ्रो किया तो एयर में है। अब हवा में होगी तो क्या क्या लग रही है, कौन कौन सी फोर्स लगेगी। एम जी तो हमेशा लगने वाली है, तो एम जी आ गई इसकी नीचे की साइड में। अब पहले क्या केस था कि हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते थे, बट इसमें नेग्लेक्ट नहीं करना, उसकी वजह से फोर्स लग रहा है वो आर। तो जब वो भी कब लग, और उसका डायरेक्शन क्या है, अगेंस्ट द मोशन ऑफ बॉल, यानी बॉल जब ऊपर जा रहा होगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, एयर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। और जब वो नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो एम जी तो नीचे ही लगेगा, बट हमारा जो आर है वो ऊपर लग रहा होगा। तो ये दोनों केस में डायरेक्शन उसकी बदल जा रही है, तो ये हमें निकालनी है। फर्स्ट केस में मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना किया है वो हमें बताना है। तो देखो अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। जब उसको ग्राउंड से हमने थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट होगी, और ऊपर जाकर वो क्या होगी, रुकेगी, क्योंकि एम जी भी उसको अपोज कर रहा है, यानी अर्थ भी अपोज कर रही है, और फ्रिक्शन भी, एयर रेजिस्टेंस भी उसको अपोज कर रहा है। तो ये दोनों चीजें उसको अपोज कर रही है, उसकी वजह से वो रुक जाएगी। अब यहाँ पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी जो हो गई उसकी वी नॉट हो गई। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वहां से वो टर्न मार के वापस धरती पे हिट करेगा। दैट मीन्स कि वापस जब यहाँ से वो टर्न मारेगा और नीचे सेम पॉइंट पे आके वो हिट करेगा। तो ये सपोज कर लो वो एच हाइट ऊपर गया, एच हाइट ऊपर गया। अब देखो इस पे दो फोर्स लग रही थी, एम जी और आर, तो इनकी वजह से वर्क डन निकालना है। तो एम जी का वर्क डन कितना हो जाएगा, एम जी का डायरेक्शन नीचे है और मैग्नीट्यूड एम जी हो गया फोर्स, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एच हुआ है, और कॉस 180 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, यानी माइनस एम जी एच हो गया हमारा वर्क डन बाय एम जी। उसके बाद वर्क डन बाय आर, इस केस में भी आर, आर और जो डिस्प्लेसमेंट है उनका डायरेक्शन अलग अलग है, तो इस वजह से ये हो जाएगा आर इंटू एच, आर हो गया फोर्स, एच हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच का एंगल 180 बन रहा है, क्योंकि आर नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वर्क डन बाय आर। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो हो जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर जो हो जाएगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी के ई टू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वो जाके रुक रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ जाके वो रुकेगा, तो डेट मीन्स की इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसके बाद हमें लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमें यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो दो फोर्स लगी है इनकी वर्क डन को यहाँ रख दो, माइनस एम जी एच माइनस आर एच, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये हो गई इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से माइनस हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, एम जी एच प्लस आर एच इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा। अब हमें फाइंड क्या करना था, मैक्सिमम हाइट यानी एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एच कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये हो गया एम जी प्लस, ये हो गया एम जी प्लस आर इक्वल टू हाफ एम बी नॉट स्क्वायर।
और यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी प्लस आर, एम जी प्लस आर। तो ये आ गया एम जी प्लस आर, जो आ गया हमारा एच की वैल्यू आ गई। तो ये मैक्सिमम हाइट आ गया जहाँ पे वो ना ऊपर हाइट वो पहुंचेगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि यहाँ पे हिट करने पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें बतानी है। तो हम अब इसको डाउनवर्ड जर्नी को ले लेते हैं। तो इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा, फाइनल पॉइंट ये हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट पे v1 हो गया उसका 0, और v2 हमें निकालना है। एंड वर्क डन जब वो नीचे की साइड आ रहा होगा तो mg का डायरेक्शन ये होगा, r का डायरेक्शन ऊपर होगा। तो वर्क डन बाय mg जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि अब नीचे आ रहा है, तो हो जाएगा mgh। और जबकि नीचे आएगा तो r की वजह से जो वर्क डन होगा वो अभी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि नीचे मूवमेंट थोड़ी है उसकी डिस्प्लेसमेंट, और r जो है ऊपर लग रहा है। तो ये दोनों का वर्क डन आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया देंगे। तो ये हो जाएगा एम जी एच माइनस आर एच इक्वल टू इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमें निकालना है एम वी टू स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसको हम फिर चेंज करेंगे, रीअरेंज करके हमें वी टू निकाल देना है। तो वी टू जो हो जाएगा 2m, 2 ऊपर जाएगा, m नीचे आएगा, 2/m, और ऊपर एम जी एच माइनस आर एच, और इस सब का रूट ले लेंगे स्क्वायर हटाकर वहां से। तो ये आ जाएगा हमारा जो जिस वेलोसिटी के साथ वो हिट करने वाला है। तो इस वेलोसिटी से वो जाकर वापस हिट करेगा ग्राउंड को। अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे हम एच की वैल्यू रख सकते हैं जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड किया। तो ये जो इक्वेशन में से हमने फाइंड किया एच की वैल्यू वापस रख देंगे, तो हमें ये पूरा एम एन वी के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक दो तीन पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस पूरे जर्नी को देखो, देखते हैं। यानी बॉल का नीचे से ऊपर जाना, फिर वापस ऊपर से नीचे आना, यानी कंप्लीट मोशन के लिए जो वर्क डन बाय एम जी है वो क्या है। जब वो ऊपर जा रहा है तो वर्क डन नेगेटिव था, एम जी एच था, जबकि जब नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव है। यानी कंप्लीट मोशन के लिए वर्क डन बाय एम जी जो है वो 0 हो रहा है, जबकि वर्क डन बाय जो एयर रेजिस्टेंस था वो 0 नहीं था, क्योंकि दोनों केस में वो माइनस था। तो यहाँ दो डिफरेंस हमें समझ में आती है कि एक तो वर्क डन का कंप्लीट मोशन के लिए वर्क डन जो होगा एम जी का वो 0 होता है, जबकि रेजिस्टेंस का 0 नहीं होता। तो इस तरीके से हम फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स हो गई इसका वर्क डन जो होगा 0 होगा फॉर 1 कंप्लीट मोशन। वर्क डन इज 0 इफ कंप्लीट मोशन इज अ लूप, मतलब कि वापस वो सेम पोजीशन पे पहुंच जाता है, यानी लूप में मोशन हो रहा है तो वर्क डन 0 हो गया, डेट मीन्स कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर वो 0 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव। नॉट इक्वल टू 0 जब मोशन क्या हो, लूप में हो। डेट मीन्स हम दूसरे लैंग्वेज में बोले कि इफ डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया फॉर कंप्लीट मोशन, तो वर्क डन अगर 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो फोर्स कंजर्वेटिव हो जाएगा। अगर वर्क डन 0 नहीं है तो वो फोर्स
नॉन कंजर्वेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जहाँ जैसे सेम क्वेश्चन में हमने mg के लिए क्या था, वर्क डन जीरो हो गया, जबकि रेजिस्टेंस के लिए जीरो नहीं हुआ। इस वजह से जो हमारा mg है वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और जबकि रेजिस्टेंस है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। जो भी फ्रिक्शन हो गया या रेजिस्टेंस हो गया, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हो गया? एयर रेजिस्टेंस हो गया, एंड एयर रेजिस्टेंस हो गया, एंड दूसरा फ्रिक्शन हो गया। ये हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे।